नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण व सकुशल ढंग से संपन्न कराने के बाद जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व ADM प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने बेलईसा व चकवल स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारीद्वय द्वारा स्ट्रांग रूम स्थल पर पार्किंग व्यवस्था, स्ट्रांग रूम में विद्युत आपूर्ति बनाए रखने तथा साफ सफाई एवं शौचालय आदि को सुव्यवस्थित रखने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। उन्होंने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की चाकचौबंद व्यवस्था, CCTV कैमरा, बैरिकेटिंग व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था को सुनिश्चित बनाए रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मऊ लोकसभा में गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने से पूर्व जाते समय आजमगढ़ में आप के प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव के आवास पर बड़ी संख्या में पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। संजय सिंह का कहना है कि 7वें चरण का चुनाव होने वाला है और भाजपा बुरी तरह से हारने जा रही है। इंडिया गठबंधन 300 से अधिक सीटें जीतने जा रहा है। आप नेता का कहना है कि इंडिया गठबंधन का जो भी प्रधानमंत्री होगा वह पढ़ा लिखा और सुयोग्य होगा। आज पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान चुकी है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है कि आज पूरे देश में एक ही मुद्दा चल रहा है, यह लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। आरक्षण और संविधान को यदि बचाना है तो भाजपा के विपक्ष में मतदान करना होगा। यह लोग भारत में व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग का मॉडल लागू करना चाहते हैं। देश और प्रदेश के जितने भी भ्रष्टाचारी है आज सभी भाजपा के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को निराश किया है। जो भी वायदे नौकरी, काला धन, महंगाई के किए थे, सब पर प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं का अपमान किया है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग बिहार की लालटेन लेकर चलने वाली महिलाओं के लिए किया है वह बहुत ही शर्मनाक है। बीजेपी कभी मटन, कभी मछली, कभी मदरसा, कभी मुगल और कभी मंगलसूत्र पर चर्चा करते करते अब मुजरा पर आ गई है। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह का कहना है कि नरेंद्र मोदी की सभा में जाने वाले लोग कान में रुई डालकर जाए, अब वह कभी भी मां बहन की गाली भी दे सकते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नरेंद्र मोदी ने मुझे एक फर्जी और बेबुनियाद मामले में 6 महीने जेल में रखा। इस बीच आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई, आजमगढ़ आने का सौभाग्य नहीं मिल पाया। चुनाव के मौके पर कई राज्यों में गया और आज पूर्वांचल में घोसी क्षेत्र में राजीव राय जी के लिए जनसभा करने जा रहा हूं। हमारे पूर्वांचल प्रांत के अध्यक्ष राजेश यादव जी और हमारे प्रभारी, हम लोग यहाँ पर आपसे वार्ता करने के लिए रुके हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश के सचिव शशि सिंह जी भी हैं और हमारे यहाँ से लोकसभा के कैंडिडेट थे सुल्तानपुर से सपा के शकील अहमद जी पिछले 2014 के चुनाव में। अनुराग मिश्रा जी हमारे प्रभारी हैं। मैं जो वातावरण देश में देख रहा हूं, एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार जा रही है, हार रही है
और 300 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आने जा रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 4 जून को। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है और उसका सबसे बड़ा संकेत ये है कि भारत के प्रधानमंत्री जो भाषा बोल रहे हैं वो भाषा किसी सड़क छाप व्यक्ति की भाषा तो हो सकती है, प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बिहार की महिलाओं का घोर अपमान किया और कल फिर उनका एक बयान आया है, लालटेन लेकर मुजरा करने वाली जमात। क्या आरजेडी की महिला कार्यकर्ता जो हाथ में लालटेन लेकर अपने पार्टी का प्रचार करती हैं, क्या वो मुजरा करने वाली हैं? मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, बिहार की महिलाओं के बारे में ऐसी अमर्यादित टिप्पणी आपने कैसे की? आपकी हिम्मत कैसे हुई बिहार की महिलाओं को अपमानित करने की? ये सिर्फ बिहार की महिलाओं का अपमान नहीं है, पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं प्रधानमंत्री जी, अगर आप देश के आजादी का आंदोलन का इतिहास पलटेंगे तो आपके पूर्वजों का इतिहास तो गद्दारी का रहा है, लेकिन इस देश में तमाम वो मुजरा करने वाली भी थीं जिन्होंने देश के आज़ादी के आंदोलन में, गांधी जी के आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था। इसलिए आप कुछ भी बोलते रहते हैं, कभी मटन, कभी मछली, कभी मदरसा, कभी मुगल, कभी मंगलसूत्र, अभी आप मुजरा पे आ गए। तो मैं मोदी जी के भक्तों को कहना चाहता हूं, दिन रात मोदी 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 करते रहते हो, मुजरा तक पहुंच गए हैं मोदी जी। अब माँ बहन की गाली बाकी रह गई है, माँ से माँ बहन की गाली भी वो दे सकते हैं, इसलिए सावधान रहिए। मोदी की सभाओं में जाइए तो कान में रुई डाल के जाइए, कभी भी वो माँ बहन की गाली भी दे सकते हैं। अंतिम चरण के चुनाव के पहले जो बौखलाहट उनके अंदर है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन हर चरण में आगे बढ़ता जा रहा है और ये जो अंतिम चरण है, मैं बीच में आजमगढ़ नहीं आ पाया, लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव जी रिकॉर्ड वोटों से जीतने जा रहे हैं। रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे और इंडिया गठबंधन के को यहाँ भी सफलता मिलेगी। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को निराश किया है। मोदी जी कहते हैं हमारी ये गारंटी है, वो गारंटी है। मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पे झूठ बोला। मोदी जी ने काला धन लाकर 15 लाख देने के नाम पे झूठ बोला। मोदी जी ने महंगाई कम करने के नाम पे झूठ बोला। पेट्रोल 120 का हुआ, डीजल 100 का हुआ, सरसों का तेल 250 का हुआ, दाल 300 रुपए किलो में बिकी, सिलेंडर 1200 का हो गया और प्याज तो इतनी महंगी हो गई कि लोगों की आंख से आंसू आ गए। टमाटर महंगा, प्याज महंगा, सब्जियां, लहसुन 600 रुपए किलो बिका। महंगाई आसमान पे पहुंच गई। महंगाई के नाम पे, कम करने के नाम पे झूठ बोला। नोट को मजबूत, रुपया को मजबूत करने के नाम पे झूठ बोला। 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान बनाने के नाम पे झूठ बोला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी, उसकी गारंटी है। दूसरा जो उनका 400 पार का नारा है, इससे कहीं भी हम लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में कहा 200 पार, आई 73। झारखंड में कहा 65 पार, आई 23। दिल्ली में कहा 45 पार, आई 8। महाराष्ट्र में कहा 150 पार, आई 105। कर्नाटक में कहा 130 पार, आई 65। हरियाणा में कहा 75 पार, आई 40। और मिजोरम में बोले 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे हैं 400 पार, जनता करिए तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। इनको तड़ी पार करेंगे, इनको तड़ी पार करेंगे इस देश से। अग्निवीर योजना, जो हमारे पूर्वांचल का जवान, उत्तर प्रदेश का जवान, बिहार का जवान,
झारखंड का, उत्तराखंड का, राजस्थान का, हरियाणा का, पंजाब का जवान जाता था अपने शरीर को तैयार करके, वर्जिश करके, परिश्रम करके, भारत माता के लिए जरूरत पड़ी तो अपने देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। आज अग्निवीर योजना लाके आपने उसको धोखा दे दिया। आप कह रहे हैं 17 साल में नौजवान सेना में भर्ती होगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा, बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अगर हमारे घर का जवान 21 साल में रिटायर हो जाएगा तो आप तो 73 साल के हैं, आपको तीसरा मौका क्यों मिलना चाहिए? आपको भी रिटायर होना चाहिए। अग्निवीर योजना इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के 48 घंटे के अंदर कूड़ेदान में डालकर, जैसे सेना में पहले भर्ती होती थी वैसे ही भर्ती कराई जाएगी। इसके अलावा 200 यूनिट बिजली फ्री पूरे देश के अंदर किया जाए, ऐसा केजरीवाल जी का वादा है और वो हम सरकार बनने के बाद पूरा कराएंगे। एमएसपी की गारंटी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उसको पूरा कराने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी घोषणा की है महालक्ष्मी योजना की, जिसमें 8,500 रुपये घर की महिला को, एक महिला को हर महीने मिलेगा 1 लाख रुपए तक साल का। ये बहुत बड़ी योजना है। मुझे लगता है कि ये सब कारण है कि एक तरफ झूठ की गारंटी वाले मोदी हैं और दूसरी तरफ काम करने वाले लोगों की फौज है। समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विकास के कार्य किए अपने टाइम में। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को एक बड़ी सफलता मिलेगी और यूपी में जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले, अप्रत्याशित ऐसी ऐसी सीटें बीजेपी हारेगी कि आप लोगों को यकीन नहीं होगा। हो सकता है अयोध्या भी हार जाए, अमेठी और रायबरेली तो हारेंगे ही हारेंगे, अयोध्या भी हार सकते हैं। ऐसी परिस्थिति हो सकता है मेरठ के चुनाव में हारेंगे बुरी तरीके से। तो ऐसे परिणाम आएंगे। आज पूरे देश में सिर्फ एक मुद्दा चल रहा है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान खत्म नहीं होने देंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से नफरत करती है आरएसएस और बीजेपी। अगर गलती से बीजेपी जीत गई तो संविधान को खत्म करेगी और आरक्षण की व्यवस्था, जिसमें दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को आरक्षण मिला हुआ है, वो आरक्षण खत्म होगा इस देश के अंदर। तो आरक्षण को बचाना है, संविधान को बचाना है और चुनाव को बचाना है। इस बार अपना वोट बचाने के लिए वोट कीजिए, वरना यहाँ पुतिन का मॉडल और किम जोंग का मॉडल लागू हो जाएगा, देश में चुनाव खत्म हो जाएगा। हमने सूरत में देखा, हमने अरुणाचल में देखा, हमने चंडीगढ़ में देखा, बगैर चुनाव के बीजेपी जीत रही है। हमने अब तक सुना था बाइक चोर होते हैं, सोना चोर होते हैं, कार चोर होते हैं। मोदी और बीजेपी पार्टी चोर है। तीर कमान चुरा ली उद्धव ठाकरे की और घड़ी चुरा ली शरद पवार की। दिल्ली में आए थे हमारी झाड़ू चुराने, हम लोगों ने मार झाड़ू भाजपा वालों को भगा दिया। इसलिए इनका मुकाबला करना है, इनका जवाब देना है। हमारे नेता केजरीवाल जी को भी इन्होंने जेल में डाला, 23 दिन तक इंसुलिन नहीं दी, तमाम तरीके की यातनाएं दी, उनको तोड़ने का प्रयास किया, मुझे 6 महीने जेल में डाला। 15 महीने से मनीष सिसोदिया जी जेल में है, 2 साल से सत्येंद्र जैन जेल में है। लेकिन जितने भ्रष्टाचारी हैं सब मोदी के साथ हैं। मोदी जी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी बोलती है तो लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। छगन भुजबल, अजीत पवार, नारायण राणे, हसन मुशर्रफ, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, येदियुरप्पा, जनार्दन रेड्डी, एक भी नाम पूरे देश के बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी का ले लीजिए, सब आज बीजेपी के साथ हैं। तो पूरा देश बीजेपी की असलियत जान चुका है और इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी अपनी शब्दावली पे थोड़ा नियंत्रण रखिए। पूरा देश जानता है पूंजीपतियों के इशारे पर नाचने वाली सरकार कौन है, इसलिए मुजरा तो आप लोग करते हैं पूंजीपतियों के आगे। कोरोना के लॉकडाउन की तरह अब गर्मी का लॉकडाउन बाजारों में दिखाई दे रहा है। भीषण गर्मी में लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। सूरज के इस तीखे तेवर और भीषण गर्मी के चलते लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं।
दोपहर में बाजारों में सन्नाटा पसरने लगा है। बाजार में बिल्कुल कर्फ्यू जैसा माहौल है। सूर्य देवता इन दिनों आग उगल रहे हैं। अप्रैल महीने की शुरुआत से पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। पंखा और कूलर भी इस गर्मी में नाकाफी साबित हो रहे हैं। तेज धूप के कारण पूर्वाह्न बाद से सड़कों पर सन्नाटा छाने लग रहा है। राहत अभी आगे भी मिलती नजर नहीं आ रही। तापमान में लगातार बढ़ोतरी लोगों को बीमार कर रही है। सर्दी, खांसी, वायरल फीवर, सर दर्द, दस्त व उल्टी से पीड़ित मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ने लगी है। पिछले 8 से 10 दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। दिन निकलने के साथ ही सूरज की तेज किरणें पड़ने लगती है और सवेरे 10 बजे तक तो गर्मी पूरे चरम पर पहुंच जाती है। लोग आवश्यक काम के लिए ही बाहर निकल रहे। दिन भर यातायात से आबाद रहने वाली शहर की सड़कों पर दोपहर के समय सन्नाटा पसरा रहता है। बाजारों में भी दोपहर में कम और शाम को अधिक भीड़ नजर आ रही है। एक सप्ताह से गर्मी बढ़ती ही जा रही है। सूरज की तपन लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। आलम यह है कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक गर्मी से जीना दुश्वार हो रहा है। 10 बजे के बाद लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। बिना मुंह ढके बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में तेज धूप, हीट वेव के साथ तापमान में इजाफा हुआ है। वर्तमान दिनों में यूपी के अधिकांश जिलों में 45 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है। यही वजह कि प्रदेश सरकार भी इसको लेकर चिंतित है। सीएम योगी के निर्देश के पर प्रदेश के सभी अस्पताल अलर्ट पर है। जिम्मेदार अधिकारी शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं, जिससे कि जनता को हीट वेव की चपेट से रोका जा सके। सीएमओ ने हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स को लेकर बेहद सजग रहने की अपील की है। यकीनन स्थिति चिंताजनक है। ऐसे में यह भी गौरतलब है कि भारत के किसी भी शहर में चले जाएं, वहां लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि ऐसा पहले नहीं होता था। जब हम बच्चे थे, इतनी गर्मी नहीं होती थी। आपने लोगों को यह भी कहते हुए अक्सर सुना होगा कि मैं पहले भी इस शहर में आ चुका हूँ, लेकिन उस वक्त इतनी गर्मी नहीं थी। इस साल काफी भीषण गर्मी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी वजह क्या है? इस पर जब आपके ABC चैनल ने लोगों से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि भारतीय शहरों का स्वरूप पिछले कुछ दशकों में काफी बदला है। यहाँ की हरियाली में दिनों दिन कमी आ रही है। धड़ल्ले से पेड़ काटे जा रहे हैं। इमारतों की संख्या बढ़ रही है। घरों में AC का इस्तेमाल बढ़ रहा है। पक्की सड़कों का विस्तार तेजी से हो रहा है और यही वजह है कि तापमान भी उसी रफ्तार में बढ़ रहा है। गर्मी तो बहुत प्रचंड पड़ रही है इन दिनों। दोपहर में निकलने लायक नहीं है। सभी लोग निकल रहे हैं अपने काम की वजह से। बस गर्मी क्या जानलेवा है? एकदम जानलेवा है। रोज कचहरी में भी सीनियर अधिवक्ता लोग डेथ हो जा रही है उन लोगों की। क्या धूप है, त्वचा को जला रही है या एकदम जला रही है भैया। खुली त्वचा में चलना बहुत दिक्कत है। खुली क्या लग रहा है कि गर्मी अभी और पड़ेगी? अब देखिए तो प्रकृति है। गर्मी से आप लोग परेशान हैं? बहुत परेशान है। क्या चाहते हैं भगवान से? भगवान से चाहते हैं बारिश हो, मौसम नॉर्मल हो। दोपहर क्या स्थिति रहती है? सड़क पर आपको दिखाई देते हैं? नहीं, यहाँ कचहरी की तरफ तो दिखाई देते हैं, बाकी तरफ जो है थोड़ा सन्नाटा नजर। वातावरण का दूषित होना, तो वातावरण दूषित होने का मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हम यूज कर रहे हैं तेज़ी से, AC, बाकी बड़ी बड़ी कल कारखाने जो लग रहे हैं, बाकी पेड़ कट गए हैं, तो सब प्रदूषण है, जिससे वातावरण दूषित हो जाता है। इससे अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, भीषण प्रचंड रूप लेकर के बीमारियों का कारण हो रही है। पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया गया। पूरा खिलवाड़ हो रहा है। किसके साथ? पर्यावरण के साथ। पेड़ पौधे लगे तो क्या वन विभाग द्वारा पेड़ पौधे लगे हुए नहीं? जितना लगे उसके कई गुना कटे तो कहाँ से मैनेज हो पाना। सबसे बड़ी बात है कि नगर में पेड़ पौधे एकदम नहीं के बराबर हैं। रोडें बन रही थी तो सारे पेड़ पौधे कट गए। पार्क का भी नहीं होना है।
तो इससे पर्यावरण असंतुलित हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कंक्रीट की छतें हो गई, सारा पूरा शहर कंक्रीट से भरा हुआ है, तो इस कारण से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने के कारण जो है गर्मी और बढ़ रही है। और फिर हर बार थोड़ी बरसात हो जाती है, इस बार बरसात भी नहीं हुई है अभी तक, इसलिए गर्मी के कारण हर आदमी बेहाल है, जानवर मर रहे हैं, आदमी 43 डिग्री 44 डिग्री का टेम्परेचर नहीं झेल पा रहा, राह चलते आदमी की भी मौत हो रही है। और प्रशासन जो नगर पालिका का प्रशासन है वो भी एकदम अपने को शांत पड़ा हुआ है, मौन पड़ा हुआ, उसका कहीं नहीं उसने कहीं प्याऊ की व्यवस्था कराया है, नहीं जानवरों के लिए हौदी लगवाया है कि यहाँ जानवर भी पानी पी सके। तो ये सारी दुर्व्यवस्थाएं इस सरकार में बनी हुई हैं जो यहाँ का नगर पालिका प्रशासन है। इसके पहले जो नगर पालिका के चेयरमैन थे उनके समय में बहुत सारे काम हुए थे, लेकिन इस नगर पालिका के चेयरमैन ने कोई भी काम नहीं किया। और एक बहुत बड़ी बात गर्मी की और भी है ना कि सब नदियों की सफाई पूरे तरीके से उन्होंने नहीं कराया, तो जब नदी में पानी नहीं रहेगा तो जानवर और बेहाल रहेंगे, यही सारी कारण है और कुछ। गर्मी तो सर बहुत ज़्यादा पड़ रही है और गर्मी इतना ज़्यादा है कि हम लोग कोट पहनना छोड़ दिए हैं, क्योंकि काली कोट व उष्मा का ज़्यादा जो है शोषक होती है और हम लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक इस समय साबित हो रही है। तो गर्मी जो है इस समय इतना ज़्यादा काफ़ी है कि थोड़ी देर अगर बाहर हम लोग निकल रहे हैं त्वचा काली हो जा रही है, और त्वचा काली के साथ साथ यह हो जा रहा है कि जलन टाइप का महसूस हो रहा है, और कहीं पर कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि अगर वही धूप कड़ी तरीके से लग जा रही है तो लोग बीमार होकर के वह जो है उल्टी दस्त से परेशान हो जा रहे हैं। तो हमें इस समय गर्मी से थोड़ा बचाव भी करना चाहिए। वजह क्या है इस धूप का और इस गर्मी का? वजह यही है, जो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा इस पे कि जो आज हम पानी कूलरों में दे रहे हैं, या पानी शायद कुछ समय पहले अगर हम पेड़ों में दिए होते तो शायद इतनी गर्मी नहीं पड़ती। तो इसका मेन कारण यह है कि जो पेड़ों को हम लोग काट रहे हैं अंधाधुंध तरीके से, और एक तरीके से रोडों का निर्माण कर रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, पेड़ पौधे कम हो जा रहे हैं, तो यही सब कारण है कि गर्मी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अगर हम पेड़ पौधे लगाए होते और पेड़ पौधों के साथ साथ प्रकृति के साथ सामंजस्य करके रहे होते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। और सबसे ज़्यादा गर्मी बढ़ने का कारण आजकल एसी है। एसी क्या है कि हम तो अंदर का रूम जो है अपने आप को कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं, लेकिन जो बाहर उससे गैसें निकलती हैं वह भी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ाने का कारण बन रही हैं। तो इसलिए हमें एसी का कम प्रयोग करके प्रकृति के साथ सामंजस्य करना चाहिए, जिससे कि गर्मी से निजात मिल सके। धूप में अधिकांशतः हमें गमछा यूज करना चाहिए, चेहरे को ढक करके निकलें जिससे, और ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए, मसालों से बचना चाहिए इस समय, और आँख को बचाने के लिए धूपी चश्मे का भी प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से गर्मी से बचा जा सकता। इसमें यही कहेंगे लोगों से कि दोपहर के जो समय होती है, जिस समय धूप थोड़ी ज़्यादा तेज़ होती है, उस समय अपना ख्याल रखें, घरों से कम निकलें। साथ ही साथ ये निवेदन करेंगे नगर पालिका से कि जगह जगह लोगों के लिए पीने की व्यवस्था और जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। गर्मी की स्थिति क्या है इसमें? गर्मी की स्थिति तो ये है कि मुझको बोलने में भी कष्ट हो रहा है, बस ऐसे ही समझिए आप, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, जानलेवा गर्मी है। तो इसकी वजह क्या रही? क्या वजह है कि गर्मी? देखिए, गर्मी की वजह तो कहीं ना कहीं आधुनिकता बहुत बड़ी वजह है। जो जगह जगह प्रदूषण हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि गर्मी का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करता है। लेकिन एक 1-2-3 डिग्री 4 डिग्री उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन मुख्य तो जो गर्मी है वो तो गर्मी पड़ेगी ही ना। जो हाँ, पेड़ पौधे जो कट रहे हैं भाई, वो भी एक मुख्य वजह है। सड़कें बन रही हैं तो उसकी वजह से पेड़ पौधे कट रहे हैं, उसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है। हम लोग अपने घरों पे पेड़ पौधों की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, ये भी एक कारण है। क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो सबसे यही कहना चाहेंगे कि भीषण गर्मी, जैसे सुबह 12 बजे से दोपहर शाम 5 बजे तक आप कम से कम घरों से निकले, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, खूब पानी पिएं, और साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने का एक प्रयास भी करें, ताकि हम अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रख सकें। इसका मेन कारण यही है कि पेड़ पौधों का कट जाना, लोग पेड़ पौधे, जो सड़कें बन रही हैं, जो भी मतलब चौड़ीकरण हो रहा है, उसकी वजह से पेड़ पौधे सब कट रहे हैं। और जो भी कट रहे हैं, जिस पैमाने से पेड़ पौधे कट रहे हैं, उसको गवर्नमेंट या जो भी है उसको लगा नहीं रहे हैं, जिससे के कारण जो है मतलब गर्मी और ज़्यादा चरम सीमा पर है। क्या गर्मी जानलेवा है? गर्मी से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं रोज़ सुनने को आता है कि यहाँ पर इतने आदमी
डिहाइड्रेशन के शिकार हुए, मर गए, जो गवर्नमेंट जो भी है, जहाँ भी है, जिसकी भी सरकार हो, कम से कम जानवरों और आदमियों के लिए जो है प्याऊ जल की व्यवस्था करनी चाहिए। हर जगह जगह चौराहे पे उसकी व्यवस्था कर। सोमवार को समेंदा स्थित वर्कशॉप पर सन 80 के दशक के जनपद आजमगढ़ के लोकप्रिय विद्यालय STDMS में पूरा छात्र छात्रा मधुर मिलन एवं शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान सारे अध्यापकों की आंखें सजल हो गई। वयोवृद्ध अध्यापक लक्ष्मी नारायण दुबे ने संस्कृत विषय में बच्चों को अच्छी विद्या देने के साथ साथ आज के दिन मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित आशीर्वाद भी दिए। तत्कालीन प्रधानाचार्य अशोक सिंह ने उस दौर का लोकप्रिय गीत जिसे मुकेश जी ने गाया था, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है, को गाया। भूगोल अध्यापक नरेंद्र सर ने भाव विभोर होकर अपने पढ़ाए हुए विद्यार्थियों को आशीर्वाद इस सम्मान समारोह में दिए। कार्यक्रम में मालती सिंह, प्रेम नारायण, गणित अध्यापक राजेंद्र गिरी सहित तमाम अध्यापकों का सम्मान पूरा छात्र छात्राओं ने अंग वस्त्र, सुंदरकांड पुस्तक, पेन, डायरी के साथ माल्यार्पण करके किया गया। इस प्रथम कार्यक्रम के आयोजन समिति में कृष्णपाल सिंह कक्कू, प्रतिष्ठित मूर्तिकार शैलेंद्र सिंह सिद्धार्थ, करुणानिधि पांडे, रंजन सिंह, अभिषेक सिंह, शीला सिंह, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट मंशा सिंह, मीरा सिंह, रेणु सिंह, संध्या सिंह, बबीता सिंह, पूनम पांडे, संध्या सिंह गोधौरा, किरण सिंह, शशिलता सिंह, सरिता सिंह करनपुर, सुषमा दुबे, रेखा दुबे, डॉक्टर सरिता सिंह, ममता सिंह करनपुर, पुष्पा सिंह, अमितेश्वरी दुबे, रामचेत भारतीय, मदनलाल, दीनानाथ, रमेश विश्वकर्मा, अजय मौर्य, बीना सिंह, अनिता सिंह आदि लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन वीरेंद्र सिंह ने किया। द्वितीय चरण में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक चलता रहा, जिसमें अंताक्षरी, भजन, गजल, गीत, कजरी, नाटक, पचरा आदि की प्रस्तुति सारे पूरा छात्र छात्राओं ने दी। हनुमान शैलेंद्र सिद्धार्थ द्वारा प्रदेश और देश के लव प्रतिष्ठित मूर्तिकार हम लोग के बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच में आपके पढ़ाए हुए गुरु जी का सम्मान गणित के अध्यापक जो है, यही हम लोग ने पढ़ा है, अभी तक सम्मान होना चाहिए। हम लोग की बड़ी बहन और भारत के सर्वोत्तम न्यायालय की देखिए, फख्र की बात है कि आपकी पढ़ाई हुई छात्रा सुप्रीम कोर्ट में लायर हैं, वकालत करती हैं और न्याय के क्षेत्र में आपकी परिवर्तन कर सम्मान करेंगे। और की बात है आपके अच्छे नंबर प्राप्त किए, जोरदार ताली बजाइए, बहुत खुशी की बात है। और मैम की भी खुशी का बेटी इंटरमीडिएट बहुत अच्छा नंबर से पास की है। आपको बताते चले कि STDMS विद्यालय के छात्र और छात्राओं प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए थे और यह भी तय हुआ कि प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। कार्यक्रम को मुख्य संरक्षक शिशिर सिंह थे। और आज उस क्रम में बच्चे जो है अनेक स्थानों पर, अनेक ऊंचाइयों पर हैं। इसमें हमारे सिद्धार्थ, शैलेंद्र सिंह सिद्धार्थ आज के दिन में मूर्तिकार हैं जो प्रदेश स्तर नहीं पूरे भारतवर्ष में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इससे हम लोग को भी खुशी होती है, हमारे STDMS परिवार में जो थे हम लोग, उससे भी खुशी होती है। सबका प्रयास रहा कि हम लोग एक जगह मिलें और एक दूसरे को शेयर करें, और इन लोगों ने प्रयास किया कि अपने गुरु का सम्मान हो, गुरु का भी सम्मान हुआ, और हम भी चाहते हैं कि शाम को अपने सारे शिष्यों का सम्मान करेंगे। ये हमारी अंदर से संकल्प है। गुरु शिष्य की परंपरा समाप्त होती जा रही है, ये क्या कहना चाहेंगे? इसका यही मैं कहता हूँ कि गुरु शिष्य की परंपरा अभी ख़त्म नहीं हुई है। हम स्वयं जो है भागा दौड़ में और अपने को अत्याधुनिकता के दौर में जो है भूलते जा रहे हैं। मैं अभी तक जितने भी मेरे शिष्य पढ़ाए हुए हैं सबसे मेरे पास सबका फ़ोन नंबर है और सबसे कंटिन्यूटी मेरी बात होती है, और मुझे
अति खुशी होती है कि लगभग मेरा यह एसडीएमएस परिवार के जो बच्चे हैं यहाँ, वो लगभग मेरे 100 मेरे परिवार में अभी मेरे जुटे हुए हैं। तो वो परंपरा अभी चलेगी। ये हम एक प्रयास कर रहे हैं ऑलरेडी, जो ये जहाँ पर आप कार्यक्रम कर रहे हैं, ये हमारे 2-3 गांव जो है, गधौरा है, समेदा है, करणपुर है, अगरवाल जो गांव हैं, चंडेश्वर है, ये सब गाँव में एक मैसेज देने के लिए कि हम गुरु शिष्य की जो परंपरा के अगले वाले जो बच्चे भी हैं वो देख करके प्रयासरत हों और शिक्षा की तरफ आगे बढ़ें और ये सम्मान आगे भी देने का प्रयास करें। इस समय इस विद्यालय का प्रधानाचार्य होता हूँ और मुझे आज बड़ी खुशी है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे मेरा सम्मान कर रहे हैं। आज के इस युग में जहाँ संस्कार धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, लेकिन इन बच्चों के अंदर इतना संस्कार है कि अपने गुरु का ये आदर सम्मान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं हृदय से इनको धन्यवाद देता हूँ और इनके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। किस तरह का महसूस कर रहे हैं कि आपने जो शिष्यों को पढ़ाया हुआ है आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा इनको हृदय से धन्यवाद देता रहा हूँ और हमेशा दूंगा, ताकि ये बच्चे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। ईश्वर इनको ऐसी शक्ति दे कि दिन पर दिन ये आगे बढ़ते। यहाँ सन 80 से लेकर 87 तक के जो SGD-MS विद्यालय में हम लोग छात्र छात्रा जो साथ में पढ़े थे, गुरु का एक सम्मान समारोह रखा गया है और सारे छात्र छात्रा जो देश के विभिन्न प्रांतों में अपने जॉब में है, बिजनेस में है या किसी भी क्षेत्र में है, उन सभी लोगों को यहाँ पर एक चंद समय में यहाँ इकट्ठा किया गया है। पूरा छात्र छात्रा मधुर मिलन सम्मान समारोह, शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम है ये। लगभग हम लोग अभी तो काउंट नहीं किया, लेकिन 70 या 75 लोग आ चुके हैं। क्या ऐसा ज़रूरी यहाँ पड़ा कि जो इस तरह का आयोजन आप लोगों ने क्या उद्देश्य क्या है इसके पीछे? इसके पीछे सिर्फ एक उद्देश्य है कि आज इस भौतिकवादी युग में हर किसी व्यक्ति के दिमाग में बना हुआ है कि मैं किसी तरह से अपना बीवी बच्चे परिवार ये एट एनी रेट टू अचीव द मनी, दैट इज़ द मेन मोटो ऑफ लाइफ, ये बन गया है और संवेदनाएं समाप्त हो रही थी। तो हम लोग गुरु जी ने कहा कि जो हम लोग के विद्यार्थी पढ़ाए गए थे या जो साथ पढ़े लिखे थे, वो पुरानी टूटे हुए लोग जो कि समाज में बहुत अच्छी जगह पर हैं, विद्यार्थी जीवन में हम लोग ने साथ पढ़ा लिखा, तो उनको एक जगह केंद्रित करके वो पुराने अतीत में जाकर संवेदनाओं जो टूटी हुई है बिखरी, उनको जोड़ने का काम किया गया है। कैसा लगा आप लोग? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये हमारी बड़ी बहन देखिए संध्या दीदी हैं, प्रयागराज से आई हैं, मैं स्वयं प्रयागराज से आया हूँ। अब देखिए लखनऊ से आई हैं ये। अब देखिए शर था, जो शर पढ़ाते प्रार्थना में किसी भी तरह समय से पहुँचना था। 8-8, 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर से बच्चे पढ़ने आते थे, साइकिल से आते थे, पैदल भी आते थे। अध्यापकों के प्रति इतना रिगार्ड था। गणित के अध्यापक का काम जो था पूरा करना था, मैथ का अध्यापक इंग्लिश का अध्यापक काम करना था, हिंदी का सारे विषय के। और यह विद्यालय SGD-MS उस ज़माने में ये प्रयागराज आजमगढ़ का टॉप स्कूल हुआ करता था, लगातार टॉप करते थे। मैं स्वयं बोर्ड की परीक्षा होती थी, 5 की बोर्ड की परीक्षा थी, 8 की थी, मैं स्वयं सेंटर गया था और मेरे क्लासमेट ने पूछे, मैं स्वयं 10-15 जगहों के आया था, मैं स्वयं टॉप किया था अपने ज़माने में। और उसके पीछे सिर्फ एक था कि गुरु लोग का आशीर्वाद पढ़ने में अच्छे थे। मऊ जनपद के घोसी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर असना गांव निवासी 46 वर्षीय सिनोद कुमार की आजमगढ़ में एक नर्सिंग होम में इलाज के दौरान सोमवार को मौत हो गई। सोमवार को दिन में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। सिनोद कुमार घोसी क्षेत्र के ही एक निजी स्कूल में बस चालक का काम करता था। स्कूल के ही काम से बाइक से एक अन्य व्यक्ति के साथ गोरखपुर कुछ सामान लेने जा रहा था। गोरखपुर जिला अंतर्गत बेलीपार थाना के बगल में नीलगाय से बाइक की टक्कर होने से सिनोद गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसको स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया था, जहां से उसको मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर किया गया था। मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से घटना की रात में ही उसको आजमगढ़ रेफर कर दिया गया। आजमगढ़ में एक नर्सिंग होम में उसको भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सिनोद कुमार ग्राम मुबारकपुर असना पोस्ट घोसी जिला मऊ बेलीपार थाना गोरखपुर के पास। तो 14 तारीख 3:30 बजे दिन में ये घड़रोज से हुआ है, मोटरसाइकिल मतलब नीलगाय? हाँ नीलगाय से हुआ। बाइक के साथ जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे?
ये स्कूल से जा रहे थे। स्कूल में बस चलाते थे? हाँ, स्कूल के काम से जा रहे थे। बस सामान लेने कुछ बस का 46 बरिस। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर।